नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज नेटवर्क में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। इस समय हम लोकसभा चुनाव प्रत्याशी 43वें लोकसभा चुनाव प्रत्याशी के रूप में आलोक मिश्रा की कैंपेनिंग में हमारे मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा एक उम्मीदवार के रूप में आए हुए हैं। मैं उन्हीं के एक प्रतिनिधि से बात करता हूँ। इसी क्रम में हमारे साथ में यहाँ पे संजू दरियावादी जो कि कांग्रेस संबंधित है। सर, क्या लगता है कानपुर का माहौल कैसा है? देखिए, कानपुर का माहौल बहुत अच्छा है और कानपुर में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कानपुर फिर कांग्रेस के लिए सन 1999 दोहराने जा रहा है। जिस चुनाव में कई चुनाव हारने के बाद हमने इस कानपुर लोकसभा सीट श्री प्रकाश जायसवाल के रूप में जीतने का काम हुआ था। वो फिर लगातार वो 4, 9 और 1999 में यहाँ से चुनाव जीते थे। आप भी कई बार के प्रत्याशी रहे और जीते भी 4 बार। हाँ, मैं 3 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ। 2002 से 2012 तक मैं विधायक रहा। 12 का चुनाव परसिमन गड़बड़ होने की वजह से मैं नहीं सफल हो पाया। तो ये सब स्थिति रही है। कानपुर का सारा कांग्रेस जन और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो और एनसीपी हो, सभी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लगे हुए हैं। उनके प्रचार को गति देने का काम कर रहे हैं। वार्डों में प्रभात फेरियां निकालकर जनसंपर्क किया जा रहा है और निश्चित तौर से हमारा प्रत्याशी सबको पीछे छोड़ते हुए एक भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ कानपुर के लिए? जैसा कि जनता एक समय से यहाँ पे जो मेले थी वो बंद पड़ी है, उनको नहीं, 1 दशक हो गया, योगी जी जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको नहीं ओपन करा। आने वाले समय में देखिए, कानपुर में स्थानीय मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन उसके साथ साथ देश के भी मुद्दे बहुत हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं से संबंधित समस्या हो, इस सब को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा न्याय घोषणा पत्र बनाने का काम किया, जिसमें चाहे बेरोजगार नौजवान हो उनको नौकरी की गारंटी दी जा रही है, चाहे वो गरीब महिलाएं हो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की गारंटी देने का काम हो रहा है, और चाहे वो किसान हो उनको एमएसपी की गारंटी देने की बात उस न्याय पत्र के माध्यम से की गई। और उसमें तमाम बहुत ही ऐसी उल्लेखनीय बातें जिससे निश्चित तौर से समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी तबके को उससे फायदा मिलने का काम होगा। जहाँ तक रही कानपुर की बात, तो निश्चित तौर से कानपुर एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। तमाम मिलें यहाँ से धुआं उगलती थी, लेकिन धीरे धीरे सन्ने उन मिलों को बंद होने का काम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यहाँ पे तमाम बड़ी घोषणाएं करने का काम किया। श्री प्रकाश जी के रहते उन्होंने तमाम प्रयास किए और किसी तरह लाल इमली को चलवाते रहे, ये उन्हीं का प्रयास रहा। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद लाल इमली भी पूर्ण रूप से बंदी की ओर चली गई और नए किसी तरह के कारखाने लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में नहीं किया। अभी हाल ही में देखा गया, 1 महीने पहले आपके कांग्रेस के उम्मीदवार जहाँ तक उम्मीद भी लगा रहे थे कि अजय कपूर का नाम आता है कांग्रेस में, तो वो जाकर के देखिए क्या कुछ मैं बता रहा हूँ, हमारे राहुल गांधी जी ने 2 चरणों में इस हिंदुस्तान की 8000 किलोमीटर तक यात्रा करने का काम किया और देश के लोगों के लिए वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और उस संघर्ष के माध्यम से आज हम ये कह सकते हैं कि ये संघर्ष का वक्त है कांग्रेस के लिए। लेकिन 4 जून के बाद एक ऐसा भी समय आने वाला है जब देश में गठबंधन की सरकार होगी और जितने भी रुके विकास कार्य है वो पूर्ण होने का काम होगा। और कानपुर के जिस नेता की ओर आप इशारा करने का काम कर रहे हैं, तो हम उनको इतना कहना चाहेंगे कि आज ये संघर्ष का समय है। हो सकता है वापस फिर से आ जाए। अब इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इस तरह की कोई भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये संघर्ष का है और संघर्ष में जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है वो कांग्रेस राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ है। और जिनको सत्ता की चाटनी हो वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस उम्मीद से गए थे वो चीज उन्हें मिली नहीं। एक बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया है, अमित शाह का प्रत्याशी माना जा रहा है। ये तो हमसे बेहतर वही बता पाएंगे जो हमें संघर्ष के समय हमको छोड़ के गए हैं। आज मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज उनकी जो भी हैसियत बनी है वो कांग्रेस पार्टी से ही बनी है। आज उनका मर्तबा देखिए वहाँ कहाँ है, कांग्रेस में कहाँ थे, राष्ट्रीय स्तर के वो नेता थे, एक बिहार के सह प्रभारी भी थे और एक महासचिव के पद पे भी वो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई डर ईडी सीबीआई देखिए वो बेहतर बता सकते हैं। जो सीबीआई से डरे, जो इनकम टैक्स से डरे, जो ईडी से डरे, वही बेहतर ज्यादा बता सकता है कि वो क्यों छोड़ के जा रहा है, किनसे उनको डर है। लेकिन कांग्रेस में आज भी
हजारों कार्यकर्ता इस कानपुर में चुनाव को लड़ाने का काम कर रहा। पूरे संघर्ष में वो प्रत्याशी के साथ खड़ा है और इस संघर्ष को 13 तारीख को हम विजय के रूप में बदलने का काम करेंगे। हालांकि जब सत्ता परिवर्तन हुई, श्री प्रकाश जायसवाल आए, तो ये एज ए इसी बेस पे आए थे कि यहाँ पे मतलब भूमाफिया के ज्यादा कवरेज किया जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ है? देखिए, उस समय भी लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधानसभाओं की सीट जीत रही थी, मेयर की सीट जीत रही थी, लोकसभा की सीट जीत रही थी। तो जनता के मुद्दों को श्री प्रकाश जी ने बढ़ चढ़कर उठाने का काम किया और कैबिनेट मंत्री भी बनाए, केंद्र में मंत्री। हाँ, वो केंद्र में वो मंत्री बने। एक दौर उनका था जो केवल वो सांसद ही थे, 5 साल का रिजीम था, लेकिन 2004 में जब वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री बने और यूपीए की सरकार देश में बनी, तो उन्होंने विकास के तमाम आयाम खोलने का काम किया, तमाम ट्रेनों को चलाने का काम किया, दूसरे प्रदेशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया। उन्हीं का प्रयास था कि दोबारा यहाँ हवाई सेवा शुरू हो पाई, तमाम ब्रिजों का निर्माण कराने का काम किया। कोल मंत्री बनने के बाद कोल इंडिया के CRS फंड से इस शहर में तमाम शौचालय बनाने का काम किया, तमाम पार्कों का सुंदरीकरण कराने का काम किया। और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जी 5 साल सांसद रहे। लोग उनको 5 बार 5 साल में देखने के लिए तरस गए। तो वो जो विकास का एक पहिया रुका है श्री प्रकाश जायसवाल जी के समय से, उस पहिए को फिर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कानपुर को विकास की गति की ओर ले जाने का काम कांग्रेस जन करेगा, हमारा सांसद करेगा। टिकट वितरण के समय आपके जो सहयोगी प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने कुछ ऐसा बयान भी किया था कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी सत्ताधारी पार्टी उतार रही है, और उसमें अब प्रेम प्रकाश शर्मा जो बजरंग दल के उपाध्यक्ष, उन्होंने भी पत्र लिखा है, उसके बारे में आप क्या? देखिए, कानपुर में इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलह के गंभीर दौर से गुजर रही है। ये उनके पार्टी का अपना आंतरिक मामला। सलील वैष्णोई को टिकट नहीं मिला, जो कि इतनी बड़े। अब ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, जो उनका नेतृत्व तय करेगा कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसको लड़ाया जाएगा। और चूंकि अब वो बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा, तो कांग्रेस पार्टी तो कहने की बात नहीं कर रही। वो तो उनकी पार्टी के खुद बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा, देश के प्रधानमंत्री को लिखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब को लिखा। तो इनका आंतरिक मामला और अंतर्कलह से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी 3-4 दिन से अब ऐसा क्या हो गया पार्टी में, जो राम मंदिर और MM का जो M फैक्टर है उसका बातें होने लगी मुस्लिम मास में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से देश की सत्ता पे काबिज रही है, और जो पार्टी लगातार देश की सत्ता पे काबिज हो, प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो, तो उसका चुनावी मुद्दा उसके विकास का होता है कि हमने कितनी लाख नौकरियां दे दी, कितने लोगों की गरीबी को घटाने का हमने काम किया, विकास के कौन से कौन नए आयाम खोलने का काम किया, कितने कॉलेजेस विश्वविद्यालय हमने बनाए, कितने हमने चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का काम किया, कितने हमने इस तरह की व्यवस्था करने का काम करा। तो मुद्दे ये होना चाहिए। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर एक आस्था का व्यक्त है, और जो भी व्यक्त है वो सब आस्था से राम के आदर्शों पे चलने की बात करता है, राम के आदर्शों को मानने की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राम को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। हमारे कांग्रेस के लोगों की पूर्ण रूप से भगवान प्रभु राम पे आस्था है, उनके आदर्शों पे चलने की बात करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को लेकर वोट को बटोरने का काम करने में लगी हुई है। कानपुर में किन मुद्दों पर चुनाव आप कर सकते हैं? देखिए, कानपुर में जनता तब किन मुद्दों पर? नहीं, कानपुर में अपने स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या, बेहतर का ट्रैफिक है उसमें सुधार की बहुत जरूरत है, सीवेज सिस्टम को ठीक करने की बहुत जरूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करा दिए, तमाम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद करा रखे हैं। नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो जाएंगे। आज कोई अपने बेटे को M.Tech B.Tech नहीं करा रहा। B.Tech M.Tech करने के बाद लाखों रुपए उसका गार्जियन लगाता है। जब वो रोजगारी नहीं, M.Tech B.Tech करने के बाद जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना बंद कर दिया। जब वहाँ पढ़ाना बंद कर दिया, तो इससे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद हो रही है, उसका दूसरा प्रभाव उस पर भी पड़ रहा है। क्योंकि इतनी पैसा लगा के इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो रोजगार है, ठगा घूम रहा है, कोई ओला उबर चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, इतनी एजुकेशन पाने के बाद। तो इसलिए थोड़ी नहीं। और जुमलेबाजी में कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक व्यापार है। जो M.Tech B.Tech करने के बाद अगर उसको पकौड़ा ही तलना हो, तो क्यों अपने परिवार का 15 लाख इनके प्रत्याशी से बात करो तो बस यही बोलते हैं अब की बार बस 400 पार। और देखिए, कहीं कोई 400 पार होने नहीं जा रहा है, समझे। 2 फेज के जो चुनाव है उसका जो आकलन है, वोट प्रतिशत गिरा है, और वोट प्रतिशत
जो गिरा है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी दल के जो समर्थक वोटर है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, उनकी अपनी एक नाराजगी है। और यही ट्रेंड चला था 2004 के चुनाव में, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। हर चरण में, हर फेज में चुनाव का वोट प्रतिशत गिरता गया, और उसका परिणाम जब हुआ तो यूपीए की सरकार इस देश में फॉर्म हुई। तो जनता तक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की सेवा करने का काम किया। हमारे सांसद का जो 15 साल का उल्लेखनीय कार्यकाल रहा उसको वो ध्यान में रखे, और जो जुमलेबाजी के आधार पर आपसे वोट बटोरने का काम करते उसको नकारने का काम करें, और एक सुयोग प्रत्याशी अजय आलोक मिश्रा को कानपुर से सांसद चुना कर अपनी आवाज को और बुलंद कराने का काम करें, और अपने उनके विकास में उनकी सहभागिता बढ़ाने का काम करें। सत्ताधारी पार्टी में कई सारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, यहाँ पे कौन है? देखिए, कई चरणों का चुनाव चल रहा है, और निश्चित तौर से हमारे भी जो स्टार प्रचारक हैं 2-3 दिन में कानपुर उनका आना शुरू हो जाएगा। आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यहाँ काम किया, और निश्चित तौर से जनसभाओं के माध्यम से हम अपने स्टार प्रचारकों को मुखातिब कराने का काम करेंगे जनता से। ये थे हमारे साथ में संजीव दरियावादी, जिन्होंने बेबाकी से अपने बातों को, हमारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए सनीता न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। नमस्कार।